तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल आप देख रहे होंगे कि इंडिया ईरान रिलेशंस के बारे में है। हम इंडिया ईरान के रिलेशंस को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ईरान के रिलेशंस किस किस फील्ड में हैं। दूसरा, इस रिलेशंस में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तीसरा, इसके क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं इंडिया ईरान रिलेशंस के। और चौथा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि इस एडिटोरियल से जुड़ा हुआ होगा उसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। इंडिया और ईरान के रिलेशंस हिस्ट्री में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि जो सबसे पहली सभ्यता भारत में थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत से एक्सटर्नल रिलेशंस हुआ करते थे, जैसे कि आईबीसी के रिलेशंस उस समय मेसोपोटामिया, ईरान, ओमान, ईरान उस वक्त पर्सिया हुआ करता था, तो पर्सिया से रिलेशंस हुआ करते थे। दूसरा, हम देखते हैं कि कुछ कल्चरल रिलेशंस हमारे हैं ईरान के साथ। सदियों से कल्चरल एक्सचेंज होता रहा है दोनों देशों के बीच। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है सूफीज़म। सूफीज़म का प्रभाव दोनों देशों में बहुत देखने को मिलता है, और इस सूफीज़म के कारण पीपल टू पीपल टाइज इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी मजबूत हैं। तीसरा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली। 1947 के बाद इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज अलग अलग देशों के साथ जोड़ना शुरू किए। तो ईरान के साथ इंडिया ने 1950 में अपने डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश किए थे। उसके बाद 1979 में इस्लामिक मूवमेंट हुआ था ईरान में। उस इस्लामिक मूवमेंट के बाद ईरान ने नॉन अलाइन मूवमेंट ज्वाइन किया था। हम जानते हैं कि 1945 से 1990 तक एक कोल्ड वॉर चल रहा था पूरी दुनिया में। इसमें 2 मेजर ब्लॉक्स हुआ करते थे। एक जो लीड कर रहा था वो था यूनाइटेड स्टेट्स, और दूसरा यूएसएसआर द्वारा। तो कुछ जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उन्होंने इन दोनों ब्लॉक में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करने का फैसला किया था, तो उसमें इंडिया भी थी। तो ईरान जो है उसने 1979 में इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। इनफैक्ट 16th NAM समिट 2012 में तेहरान में हुआ था, जो कि ईरान में है। दूसरा, हम बात करते हैं इंडिया और ईरान के ट्रेड रिलेशंस के बारे में। इंडिया बहुत से गुड्स एक्सपोर्ट करता है ईरान को, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, राइस, टी, टेक्सटाइल्स, मशीनरी। इसमें जो फार्मास्यूटिकल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं ईरान पे, तो वहाँ पर मेडिकल सप्लाईज़ की कमी बहुत कम हो गई है। इसमें कोविड-19 के वक्त इंडिया के फार्मास्यूटिकल सप्लाईज़ ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हुआ करते थे, अभी भी हैं। दूसरी बात करते हैं कि ईरान क्या क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया में। वो है एनर्जी रिसोर्स, जो कि बेसिकली अभी बहुत कम है क्योंकि यूएस सैंक्शंस के कारण। उसके साथ साथ कुछ केमिकल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स करता है। अगर नंबर्स की बात करें तो 2023-24 के फिस्कल ईयर में ईरान ने लगभग $2.2 बिलियन का गुड्स एक्सपोर्ट किया था इंडिया में। उसी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने $1.9 बिलियन का गुड एक्सपोर्ट किया था, जो कि पिछले साल से 35% कम है। अब ये कम बेसिकली 2 कारण से है। पहला, जो यूएस द्वारा सैंक्शंस लगाएंगे इसका इम्पैक्ट इंडिया ईरान ट्रेड रिलेशन पर पड़ा। दूसरा, ईरान ने रिसेंटली अपने ट्रेड पॉलिसी में कुछ एडजस्टमेंट्स किए, जिसकी वजह से भी एक्सपोर्ट कम रहा। तीसरा, बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। यूएस सैंक्शन लगने से पहले ईरान एक मेजर ऑयल सप्लायर हुआ करता था इंडिया के लिए। इनफैक्ट इंडिया अपने क्रूड ऑयल के नीड का 10% ईरान से इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन सैंक्शंस के बाद हमने ईरान से बेसिकली ऑयल सप्लाई बहुत ही लिमिट हो गई है। दूसरी बात करते हैं नेचुरल गैस की। ईरान के पास सेकेंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व है, बट स्टिल इंडिया अभी तक गैस ईरान से इंपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यूएस के सैंक्शन अभी तक लगी हुई है ईरान पे। लेकिन फिर भी अगर ये सैंक्शंस अगर कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। चौथा, बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की। इंडिया ने चबाहार पोर्ट के डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। चबाहार पोर्ट ईरान का इकलौता ओशियनिक पोर्ट है। चबाहार पोर्ट का एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। बेसिकली हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच
एक पीओके आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक छोटा सा लिंकेज है जो कि इंडिया और अफ़गानिस्तान को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। लेकिन क्योंकि वो लिंकेज वाला पॉइंट पीओके का हिस्सा है और पीओके अभी पाकिस्तान के कब्ज़े में है, तो इंडिया के पास कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है सेंट्रल एशिया के लिए। तो उस केस में चबाहर पोर्ट एक अल्टरनेटिव है इंडिया के पास सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए। चबाहर पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान में सदर्न ईस्टर्न ईरान में उपस्थित है। ये पोर्ट एक और अल्टरनेटिव देता है हमें ग्वादर पोर्ट का। हम जानते हैं ग्वादर पोर्ट में इंडिया को एक्सेस नहीं है और ग्वादर पोर्ट CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया के पास ना तो एक्सेस है ग्वादर पोर्ट का, ना ही CPEC का। तो उसके लिए इंडिया ने एक अल्टरनेटिव खोजा है चबाहर पोर्ट। इसलिए चबाहर पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एज वेल एज ट्रेड के लिए। उसके बाद बात करते हैं रीजनल ट्रेड नेटवर्क। इंडिया ने रशिया और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने के लिए एक दूसरा कॉरिडोर भी एस्टेब्लिश किया था। उसका नाम था INSTC। ये 2000 में ये प्रोजेक्ट आया था, सन 2000 में। इस प्रोजेक्ट का काम ये था कि ये यूरोप, सेंट्रल एशिया और इंडिया को एक साथ कनेक्ट करता था और इस रूट के थ्रू हम यूरोप से भी काफ़ी पास आ जाते थे। अगर हमें पहले यूरोप जाना होता था या रशिया में एक्सपोर्ट करना होता था, तो जो ट्रेडिशनल रूट हुआ करता था वो होता था सुएज कनाल। तो अब उसका एक अल्टरनेटिव हमने खोजा है। इससे क्या है कि लगभग 10 दिनों तक एक्सपोर्ट टाइम कम हो जाता है, डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम इसके लोकेशंस की बात करें INSTC की, तो ये 7200 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो कि एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। यानी कि इसमें रेल, रोड और वाटरवेज, ये 3 तरह के डिफरेंट मोड्स हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये कनेक्ट करता है मुंबई को चबाहर से और चबाहर से रशिया को। तो हम देख रहे हैं कि चबाहर पोर्ट INSTC के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। INSTC ट्रांजिट टाइम को 40% तक कम कर देता है। ट्रेडिशनल रूट जो हमने बात की सुएज कैनाल के थ्रू जाता है, इससे शिपिंग कॉस्ट कम हो जाती है और ट्रेड कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया और यूरेशिया इन दोनों के साथ बढ़ जाती है। इस कॉरिडोर की एक प्रॉब्लम है कि ये अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। यानी कि उसके कुछ सेगमेंट्स डेवलप हुए हैं और कुछ सेगमेंट्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो जो कुछ सेगमेंट डेवलप हुए हैं उससे इंडिया और रशिया के बीच ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कोल का। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर डेवलप नहीं हुए हैं। जैसे एग्जांपल है रास्ट अस्टारा रेलवे लिंक, जो कि ईरान और अजरबैजान को रेलवे से लिंक करता है। और ये बेसिकली 2 कारण से नहीं है, एक तो फंडिंग के कारण और दूसरा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण। अगली रिलेशन की बात करते हैं मिलिट्री कोऑपरेशन, जो कि इंडिया और ईरान के बीच है। इंडिया और ईरान ने ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज किया था पर्शियन गल्फ में। वो रेगुलरली करते रहते हैं ताकि वहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ा सके, पायरेसी को कम कर सके, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर कर सके। दूसरा काउंटर टेररिज्म। ईरान और इंडिया दोनों में ही टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा बढ़ा रहता है, क्योंकि रिसेंटली अभी अफगानिस्तान में तालिबान का रूल भी आ गया है और ये एक ड्रग ट्रायंगल के पास में भी है। तो दोनों ही कंट्रीज़ कोलैबोरेट करते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग में, काउंटर नारकोटिक इनिशिएटिव में, ताकि इस ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म को लिमिट किया जा सके। तो ये हमने बात की कि इंडिया और ईरान के बीच रिलेशंस कैसे हैं। अब हम बात करते हैं कि इस रिलेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले हम अभी तक बात करते आए हैं US सैंक्शन की। US ने 2018 में ईरान पे दोबारा सैंक्शन लगा दिया था, जब जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी जिसे हम ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, उससे US अकेला ही विड्रॉ कर लिया और उसने ईरान पर दोबारा सैंक्शंस लगा दिए। उस सैंक्शन के कारण इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बहुत खतरे में है। हम जानते हैं कि इंडिया में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स बहुत कम है। इंडिया 85% जो क्रूड ऑयल की नीड है वो इंपोर्ट के थ्रू ही पूरा करता है। तो ऐसे जब सैंक्शंस लग जाएंगे और इंडिया को इन सैंक्शन से कंप्लाई भी करना होता है, क्योंकि इंडिया के लिए US एक मेजर पार्टनर है। दूसरा, इंडिया को US की ज़रूरत है क्योंकि इसे चाइना को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक रीजन में। और तीसरा,
इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस को देखें तो इंडिया का एक ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, बट अगर हम बात करें चाइना की तो इंडिया के पास एक ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ जो कि लगभग $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया को यूएस के लगाए हुए इन सैंक्शंस के थ्रू कंप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, अगर बात करें, जब ये सैंक्शंस लगते हैं तो इंडिया पूरी तरह से ईरान के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक फरजाद बी गैस फील्ड है जिसमें इंडिया को ये प्रोजेक्ट दिया गया था, बट सैंक्शंस के कारण इंडिया ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, तो वहाँ की लोकल कंपनीज़ को ईरानियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दे दिया था। और सैंक्शंस के क्या प्रॉब्लम होते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के। हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी है। ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो इंडियन बैंक्स पेमेंट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, उसमें उन्हें बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिक हर्डल्स को नेविगेट करना होता है ताकि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सके। तो इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाते हैं। एक और प्रॉब्लम ये होती है कि इस सैंक्शंस के लगने के बाद आप यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। हम जानते हैं यूएस डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी है और जब भी दो कंट्रीज़ के बीच ट्रांजैक्शन होता है तो मोस्टली वो यूएस डॉलर में ही होता है। अब इन सैंक्शंस के लगने के बाद इंडिया और ईरान को ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी दूसरी करेंसी की तरफ देखना पड़ता है जिसमें इंडियन रुपी ज़्यादातर होता है, लेकिन इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शन करने के बहुत से लिमिटेशंस हैं जिसके कारण ये ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से हो नहीं पाते और इंडिया पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। एक और है कि इंडिया के पास नेचुरल गैस रिजर्व्स कम है, तो इंडिया ने सोचा था कि क्योंकि ईरान के पास इतना अच्छा नेचुरल गैस रिजर्व है तो वहाँ से इंपोर्ट किया जाए। तो एक ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन के कुछ प्लान्स थे, लेकिन वो प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया। दो कारण थे, पहला एक सैंक्शन वाला कारण था और दूसरा ये था ये पाइपलाइन पाकिस्तान के थ्रू होकर जाएगा और पाकिस्तान इंडिया का एक बहुत बड़ा एडवर्सरी है। पाकिस्तानी टेरिटरी से एक पाइपलाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं इंडिया की तरफ तो एनर्जी सिक्योरिटी और अलग अलग तरह के चैलेंजेस हमेशा ही बने रहेंगे। दूसरा है प्रॉब्लम डिप्लोमेटिक डायलेमा, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस ऐसे हैं कि उसे ईरान के साथ और यूएस दोनों के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करके रखना पड़ता है। उसके साथ साथ इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बनाए कर रखनी पड़ती है। तो इंडिया, यूएस और ईरान इन तीनों के रिलेशंस को बैलेंस करना और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। दूसरा बात करते हैं जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़। ये क्या प्रॉब्लम है? 2021 में ईरान ने चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 25 सालों के लिए साइन की थी जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑलमोस्ट $400 बिलियन था। इस डील में ये हुआ था कि चाइना इन्वेस्ट करेगी ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट, रेलवे, मिलिट्री कॉपरेशन में। हम जानते हैं कि सैंक्शंस लगने के बाद ईरान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा क्रिपल कर गई थी, तो ईरान अपनी इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टमेंट खोज रहा था। चाइना इन्वेस्टमेंट करना वहाँ ज़रूरी है, मतलब चाइना इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहता है क्योंकि एक तो वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देना चाहता है जिससे कि वो यूरोप में सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के थ्रू कनेक्ट कर सके। दूसरा, इंडिया के इन्फ्लुएंस को ईरान में कम कर सके। अब जब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना कर रही है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? सबसे पहले चाइना का फुट होल्ड ईरान में बढ़ जाएगा, जिससे इंडिया का इन्फ्लुएंस और लेवरेज ईरान में कम हो जाएगा। दूसरा, ईरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फॉर्मली एक हिस्सा बन चुका है जो कि एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के थ्रू। जब ईरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करते हैं तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। एक और चीज़ होता है कि जो इंडिया किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो उसमें ईरानियन गवर्नमेंट भी कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। तो जब चाइनीज इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ईरान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन प्रोजेक्ट्स में करेगी जो चाइना स्पॉन्सर कर रहा है या जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट साइडलाइन हो जाती है एक तरह से। दूसरी बात करते हैं रिसेंटली क्या हुआ है। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया गया था और इस साइन करने के बाद यूएस, यूएन और ईयू ने ईरान पे सैंक्शंस हटा दिए थे। बट 2018 में ट्रंप गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली अकेले ही इस ईरान न्यूक्लियर डील या जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से विड्रॉ कर लिया था, तो सैंक्शंस दोबारा लग गए, तो इंडिया का उस पर असर पड़ा। ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है इसे हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे थोड़े दिन में।
अब हम बात करते हैं कि इंडिया और ईरान के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ये है कि इंडिया को चबाहार प्रोजेक्ट में फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए और भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि इसके रिलेशंस ईरान के साथ अच्छे हो सके सॉरी, और सेंट्रल एशिया के साथ जो इसका कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसको मजबूती मिल सके। दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान में इनस्टेबिलिटी है, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और दोनों ही कंट्रीज़ में इसके कारण प्रॉब्लम है। तो ये एक अच्छा ग्राउंड है, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग में, काउंटर टेररिज्म में, स्पेशली तालिबान के एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। दूसरा, ईरान और इंडिया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, तो इंडिया इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता है सैंक्शंस को नेविगेट करने के लिए, प्लस अपने रिलेशंस को ईरान के साथ बेहतर बनाने के लिए और रीजनल कॉपरेशन को मजबूत बनाने के लिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें एक ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसे ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं। ये एक ऐसी डील है जो कि 2015 में ईरान और P5+1 कंट्री, P5 मतलब परमानेंट 5, जिसमें आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मनी, +1 यूरोपियन यूनियन। तो ये एक डील हुई थी, इस डील को कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। इस डील के कुछ अहम चीज़ें ये थी कि ईरान ने एग्री किया कि ये जो है अपनी इनरिच्ड यूरेनियम वो होती है जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के काम आती है। तो इस यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है, बेसिकली प्योरीफाई करना पड़ता है एक सर्टेन लेवल तक, उस लेवल पे फिर आप वेपन्स बना सकते हैं। तो इस डील में ये डिसाइड किया गया कि ईरान अपने इनरिच्ड यूरेनियम की जो स्टॉक पाइल है, जो स्टॉक है बेसिकली, उसको कम करेगी। दूसरा ये था कि ये सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है जो कि इनरिच करने के काम आती है यूरेनियम को, उसे कम करेगी। तीसरा ये था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि अलग अलग देशों में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है कि वो जो अलग अलग न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हैं, ग्लोबल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हैं, उनके साथ कंप्लाई कर रही हैं या नहीं। तो इस डील में ये डिसाइड किया गया कि ये जो एजेंसी है वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को एक्सेस करेगी, इन्वेस्टिगेट करके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चेक करेगी कि वो इस डील में जो डिसाइड किया गया है उस डील के साथ कंप्लाई कर रही है या फिर नहीं। दूसरा बात करते हैं, तो ईरान को इन सब के बदले क्या मिलेगा। ईरान पर US, UN, EU इन सब के सैंक्शंस को, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, वो हटा दिए जाएंगे। प्लस इन देशों में ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या ईरानियन कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। बेसिकली सीज किया हुआ था, पहले फ्रोज किया हुआ था, उसे रिलीज़ कर देगी और ईरान फ्रीली अपने ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएगा। अब इस डील का ऑब्जेक्टिव क्या था। बेसिकली इस डील का ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान को रोका जा सके न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से। न्यूक्लियर वेपन अगर डेवलप होता है तो उससे मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और एक न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू हो सकता है। तो ये डील ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट इस डील में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। 2018 में US ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया, उस समय डोनाल्ड ट्रंप के समय में। अब जब US ने विड्रॉ कर लिया तो ईरान ने कुछ समय तक इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब चीज़ें सही नहीं हो रही थी तो ईरान ने अपनी इनरिचमेंट प्रोसेस को दोबारा शुरू किया और टाइम पे इसने न्यूज़ में हेडलाइंस भी दिए हैं कि इसने ऑलमोस्ट वेपन ग्रेड इनरिच्ड यूरेनियम बना लिया है, उसकी स्टॉक पाइल को बढ़ाता जा रहा है। तो करंट स्टेटस यही है कि सभी कंट्रीज़ जैसे UN, EU कोशिश कर रही है कि इस डील को दोबारा से स्टेट किया जाए, दोबारा से ठीक किया जाए, ताकि अगेन US इसे ज्वाइन करे, सैंक्शंस हटा सके और ईरान अपनी इस इनरिचमेंट प्रोसेस को कम कर सके। तो दोस्तों यही था आज का द ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।